Hello students, welcome to my CR blog channel. Today I'll discuss the topic of financial statement analysis. Earlier we have discussed the topic of financial statements. In this lecture I'll discuss the topic of financial statement analysis कि जो भी हम financial statements बनाते हैं उसका हमने analysis कैसे करना है. एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है. बेसिकली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, उसको हमने एनालाइज करना है. And after analyzing the balance sheet and profit and loss account, an analyst can determining the financial strength and weakness of the firm कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो कितनी है, कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी की लॉसेस कितने हैं, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है. ये सब जानने के बाद जो है एक पर्सन है, कंपनी है, चेक कर सकती है कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कितनी है. So some definitions have been given regarding the financial analysis. I'll discuss here the definition of given by the John Mayers. Financial statement analysis is largely a study of the relationship among the various financial factors in a business as disclosed by a single set of statements. इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, उनमें रिलेशनशिप को डिटर्मिन करते हैं और एट दी एंड हम क्या करते हैं, उसमें ट्रेंड को डिटर्मिन करते हैं. राइट. Purpose of the financial analysis is to diagnose the information contained in the financial statements. Information को चेक करना, एनालाइज करना एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखना. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर जो है एक पेशेंट का टेम्परेचर चेक करता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है बिफोर कमेंटिंग अपॉन हिज इलनेस कि क्या पेशेंट बीमार है या नहीं है. सेम तरीके से एक जो एनालिस्ट है, कोई फाइनेंशियल मैनेजर है, वो कंपनी के क्या चेक करेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेगा बिफोर कमेंटिंग अपॉन द फाइनेंशियल हेल्थ और वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज कि क्या कंपनी की जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या नहीं है, कंपनी वीक है या नहीं है. Firstly, he will have to check the balance sheet and profit and loss account. फाइनेंशियल एनालिसिस में दोनों वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. पहले हम एनालिसिस करते हैं, लाइक हमारे प्रॉफिट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, वी कैन शो द प्रॉफिट्स इन ए डायग्राम. हम बार चार्ट में शो कर सकते हैं, पाई चार्ट में शो कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बना के दिखा सकते हैं कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं प्रॉफिट्स या एक्सपेंसेस. उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. इंटरप्रिटेशन मीन्स उसको हम सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं ताकि कोई भी पर्सन जो है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके. बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. एनालिसिस इज़ यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस जो है बिल्कुल ही यूजलेस है इंटरप्रिटेशन के बिना. एंड इंटरप्रिटेशन विदाउट एनालिसिस इज़ डिफ़िकल्ट. अगर हमारा एनालिसिस पार्ट पहले नहीं होगा, वी कैनॉट इंटरप्रेट आवर डेटा. Then there are some objectives of financial statement analysis. First objective is to assess the earning capacity and profitability of the firm. earning capacity चेक की जाती है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चेक की जाती है, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे चल रही है, क्या रीज़न्स हैं बार बार ऐसे चेंजेस क्यों हो रहे हैं इन दी प्रॉफिट्स. इंटर फर्म कंपैरिजन किया जा सकता है और इसके अलावा हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अगर हमारा एनालिसिस होगा तो इसके बेसिस पे हम फ्यूचर को भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी को कैसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं. एंड इसके ही अलावा हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिविडेंड कितना देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. सो कंपनी कैन डिसाइड ऑल दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. Another topic I'll discuss which is very much important, that is the methods of financial analysis. There are some methods to analyze the financial position of the enterprise. These methods are comparative statements, trend analysis, common size statements, ratio analysis, cash flow analysis, fund flow analysis, and last one is cost volume profit analysis. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द टॉपिक ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स. कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? एनी स्टेटमेंट विच इज़ कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए कंपेरेटिव फॉर्म इज़ नोन एज कंपेरेटिव स्टेटमेंट. जिसको भी हम कंपैरिजन करके बना सकते हैं. सपोज हमारे पास 2019 का डेटा है और हमारे पास 2020 का डेटा है एंड वी आर कंपेयरिंग द फिगर्स ऑफ वन ईयर विद अनदर ईयर. इट इज़ नोन एज कंपेरेटिव स्टेटमेंट. कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो ये हमें क्या बताती है, पोजीशन के बारे में बताती है. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की होती है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट.
इसके अलावा ये हमें बताती है कि एब्सोल्यूट फिगर्स कितनी हैं, कैसे कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है फिगर्स में। सपोज़ हमारे पास 2019 में जो सेल्स है अभी है हमारे पास 10 लाख एंड इन 2020 इट स्टैंड्स अप टू 20 लाख, इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग अप टू 10 लैक्स। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम परसेंटेजेस में भी डेटा को निकाल सकते हैं कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी जो डेटा है इससे एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कंक्लूजन को ड्रॉ करने में कि कंपनी एक्चुअल में कहाँ क्या पोजीशन है, कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। सेल्स फिगर्स को कंपेयर किया जाता है विद द प्रीवियस ईयर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन। सो नेक्स्ट जो है इसमें दो तरह का होता है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में हम कौन सी आइटम्स को कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम्स, ग्रुप ऑफ द आइटम्स। इसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन कैसे किया जाता है, बाय कंपेयरिंग द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एट द बिगनिंग एट एंड द एंड ऑफ द पीरियड, कि बिगनिंग और एंड में कितने चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं अगर हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए 3 गाइडलाइंस हैं फॉर स्टडिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंसर्न। अगर हम करंट पोजीशन को देखना चाहते हैं, 3 तरह की पोजीशन को हम देखना चाहते हैं, लाइक अगर हम शॉर्ट टर्म पोजीशन को देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड थर्ड वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द करंट फाइनेंशियल पोजीशन और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। अगर कंपनी देखना चाहती है कि कंपनी इनकी जो है करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, तो इसके लिए कंपनी क्या चेक करेगी कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल कितनी है। जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी उतना ही कंपनी अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को ईजिली मीट कर सकती है। तो वर्किंग कैपिटल को कैसे चेक किया जा सकता है, जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल हमारी तभी इम्प्रूव होगी अगर हमारी जो करंट एसेट्स हैं इफ़ दे आर मोर देन दी करंट लाइबिलिटीज़। एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारे करंट एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड इट इज़ एकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेम अमाउंट, अगर हमारे एसेट्स भी एक साइड पे इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड ऑन द अदर साइड्स करंट लाइबिलिटीज़ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट, इसका मतलब है कि हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, इंस्टेड कंपनी इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें हम क्या चेक करते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन के लिए कंपनी क्या चेक करती है, कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, बिल्स रिसीवेबल कितना है। अगर ये सब इंक्रीज़ होगा इट मीन्स कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इम्प्रूव होती रहेगी। सो दिस वाज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न to analyze the comparative balance sheet, and second point is long term financial position of the concern. long term financial position के लिए हम क्या चेक करते हैं, कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स में कितने चेंजेस हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ में कितने चेंजेस हो रहे हैं। एसेट्स में अगर इंक्रीज़ होगा, अगर एसेट्स कंपनी की इंक्रीज़ होते रहते हैं इसका मतलब क्या है, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, कंपनी अपनी प्रोडक्शन अच्छे से कर सकती है। एसेट्स में जैसे प्लांट एंड मशीनरी चेंजेस हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो कंपनी अपनी प्लांट एंड मशीनरी में भी इम्प्रूवमेंट कर सकती है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है। एंड ऑन दी अनदर साइड इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन दी लाइबिलिटी साइड, इसका मतलब क्या है, कंपनी की इंटरेस्ट जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर कंपनी बाहर से लोन ले रही है, डिबेंचर्स ले रही है, देन इट मीन्स कंपनी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। अनदर थर्ड एक्सपेक्ट to analyze the balance sheet, it is the profitability of the concern. profitability के लिए क्या चेक किया जाता है, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, हाउ मैनी रिसोर्सेज है कंपनी हैव, कंपनी की पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी हैं। अगर इन सब में चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अगर या फिर हमारे पास कोई सरप्लसेस हैं, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये सब डिक्रीज़ होते रहेंगे इट मीन्स कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। अगर कंपनी के डिविडेंड हैं, अगर इशू ऑफ बोनस शेयर्स हैं, इन सब से क्या होता है, कंपनी ज़्यादा पे करती रहेगी, इट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कंपनी की डिक्रीज़ हो रही है। and this is the third point and another point it is about कंपनी को क्या करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कंपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन को एनालाइज कर रही है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म पोजीशन को भी एनालाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी चल रही है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी ही हो, तो कंपनी को दोनों पोजीशंस को चेक करना चाहिए। थैंक यू गाइस।